वीडियो आज आपके सामने है। कई सारे प्रश्न आप लोग कई दिनों से मुझसे लगातार पूछते जा रहे थे और जैसा कि हमें पता है 15 मार्च से पटवारी की परीक्षा हो सकती है, तो सारे प्रश्नों का जवाब मैं आपको इसमें देने वाला हूं। आज हम क्या क्या बात करेंगे, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि एक तो हम पूरी रणनीति डिस्कस करेंगे कि आपको इन अंतिम, अब तो 15 दिन भी नहीं बचे हैं, शायद आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब तो आपके पास 11 या 12 दिन ही बचे होंगे। तो इन आखिरी दिनों में आपको क्या करना है, क्योंकि आखिरी दिनों में भी जंग जीती जा सकती है अगर रणनीति सही हो। तो हम एक तो इसकी बात करेंगे, पूरा स्टडी प्लान डिस्कस करेंगे कि आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना है, उसमें भी क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सारी चीजों का मैं आपको जवाब दूंगा। किन गलतियों से बचना है, क्या जरूर करना है और क्या नहीं करना है, हर छोटी से छोटी चीज का मैं आपको यहां पे आज एक्सप्लेनेशन दूंगा। शायद वीडियो बड़ा बन सकता है, मुझे नहीं पता कितने मिनट का या घंटे का वीडियो बनेगा, लेकिन जो भी आपके प्रश्न है, जो भी मेरे मन में है, जो भी मैं आपको बताना चाहता हूं, वो चीज एकदम खुलकर हम बात करेंगे। और शायद ये वीडियो आपका जीवन बदल सकता है, क्योंकि जो चीजें मैं आपको बताऊंगा उससे आपके एग्जाम पे 100% फर्क पड़ना है। और अगर आपने इन सारी बातों को मान लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप आगे चल के कहें कि सर उस वीडियो ने जो है मेरी लाइफ बदल दी थी, आखिरी के 12 दिन में पूरा खेल पलट दिया था जो चीजें आपने आखिरी में बताई। काफी स्टडी और रिसर्च करके इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। आपको मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर आपके कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है, कमेंट करिए, मैं उनको ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाऊंगा। तो आपके मैंने हजारों की मात्रा में कमेंट्स देखे और उसके आधार पे पूरी लिस्ट बना के आया हूं मैं। आपने क्या क्या मुझसे पूछा है, सब चीजों के मैं जवाब आपको दूंगा, है ना। आपने पूछा है कि सर स्कोर कितना करना चाहिए, किन विषयों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, टेस्ट कैसे लगाना चाहिए, भटकाव बहुत हो रहा है, टेंशन बहुत हो रहा है, एडमिट कार्ड कब आएंगे, परीक्षा आगे बढ़ जाएगी क्या, बहुत टेंशन है, स्कोर कम आ रहा है, कुछ दिन पहले पढ़ाई शुरू करी है, क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है। इतना पढ़ने के बाद भी लग रहा है कि पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और ऐसा लगता है कि कुछ नहीं भी आता है, और ऐसा लगता है सब भी पढ़ लिया लेकिन कुछ नहीं वाला फील भी आता है। ठीक है, त्योहार भी आपके आ रहे हैं, तो सब चीजों के बारे में वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा निवेदन कि अगर आप किसी कार्य को करते हुए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा एक छोटा सा आपसे निवेदन रहेगा कि सारे काम छोड़ के आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे फोकस के साथ देखिएगा। कुछ करते करते इसको मत देखिएगा, शायद कुछ इंपॉर्टेंट बात आपसे छूट जाए। तो केवल इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो सब काम छोड़ के हेडफोन ईयरफोन्स लगा के पूरी मेरी एक एक बात ध्यान से सुनिएगा। जहां आपको लगता है कि यह बहुत अच्छी बात सर ने बताई, या ये चीज मुझे करनी है, या इस चीज का मुझे ध्यान रखना है, कॉपी पेन लेकर बैठो, सारी चीजों को नोट डाउन करते जाना। और जो बातें मैं बता रहा हूं ये मान लेना, अभी भी 12 दिन 10-12 दिन है, बहुत कुछ किया जा सकता है। परीक्षा लगभग 1 से 2 महीने चलेगी। हो सकता है आपका एग्जाम के एडमिट कार्ड तो आ जाएं, लेकिन आपका एग्जाम 1 महीने बाद हो, तो आपके पास समय भी मिल सकता है। ऐसा नहीं कि 12 दिन ही हमारे पास है। जिनका एग्जाम शुरू में होगा, लेकिन सबका शुरू में नहीं होगा ना, कई लोगों को 2 महीने का भी टाइम मिल सकता है एग्जाम स्टार्ट होने के बाद भी। तो इट डिपेंड्स, बट स्टिल अभी हम ये माने, पर हमें फिलहाल ये मानकर चलना है कि एग्जाम 15 तारीख को है। और अगर पहले दिन पहली शिफ्ट में आपका एग्जाम हो गया तो कैसे निकालेंगे, कैसे सिलेक्शन लेंगे, हम इस पे बात करेंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत। ये मैंने सारे पॉइंट्स लिख के रखे थे कि हम रणनीति, स्टडी प्लान और गलतियां, इन सारी चीजों पे वन बाय वन डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला आपको मैं थोड़ा सा स्कोर के बारे में बताता हूं कि आपको अगर सिलेक्शन लेना है, मोर देन 150, 160, 170 मार्क्स लाना है, क्योंकि 12 से 13 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। अगर सारी वैकेंसीज मिला लें तो लगभग 9,000 वैकेंसीज हैं, और इसमें 12-13 लाख लोग फाइट कर रहे हैं। कट ऑफ अच्छा जाएगा। एग्जाम के पैटर्न में बदलाव होने की संभावना 100% रहेगी, क्योंकि पहले पटवारी का एग्जाम अलग होता था, अब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का पार्ट है। तो मेरा आपको पहला, मैंने पहले भी वीडियोस में आपसे कहा है कि आप ज्यादा लेवल की तैयारी करें, हाई लेवल की प्रिपरेशन करें, इस उम्मीद से पढ़ें कि पेपर कठिन आ गया तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे। ज्यादा भारी पत्थर उठाने की तैयारी करके जाओगे और हल्का पत्थर आएगा चलेगा, लेकिन आपने हल्के पत्थर की तैयारी करी उठाने की और भारी आ गया तो आप दब जाओगे। तो हार्ड लेवल, हाई लेवल की तैयारी शुरू से ही हम लोग आपको करवा रहे हैं, उसी के लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना है। कुछ चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा। देखिए, अगर मेरे हिसाब से आप चलते हैं और अधिकतर स्टूडेंट्स की हम बात करें, तो आप देखिए, पहला तो एक मैथ्स, दूसरा आपका सब्जेक्ट हो गया रीजनिंग,
ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट आपका हो गया हिंदी, और चौथा सब्जेक्ट हो गया आपका कंप्यूटर। ठीक है। मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। मेरा यह मानना है कि आप ये चार ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पे आप 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि ये लगभग सभी से बन जाता है। और अगर सही मायने में बताऊं तो 8 विषय में स्कोरिंग सब्जेक्ट्स यही हैं। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा क्या बचा भाई? तो आपका एक विषय बचा है इंग्लिश, एक नया विषय जो जुड़ा था उसका नाम है मैनेजमेंट। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ता है जीएस प्लस साइंस। ठीक है, और इसके अलावा आपका क्या आ जाता है? इसके अलावा आपका करंट अफेयर्स भी इसी का पार्ट हो जाएगा, है ना? करंट अफेयर्स भी इसी का पार्ट हो जाएगा। तो ये सारे विषय आपके रहेंगे, है ना? अगर हम साइंस को यहां पे अलग कर दें, जीएस हो गया और एक आपका साइंस हो गया, इसको अलग कर देते हैं और इसमें करंट अफेयर्स डाल देते हैं। ये आपके बचे हुए 4 विषय हैं। पिछले साल से या उसके पहले का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखें अगर व्यापम के एग्जाम्स का, तो मेरा अनुभव यह है, और आपने भी अनुभव ले लिया है, अभी आबकारी एग्जाम्स का, आबकारी कांस्टेबल का भी एग्जाम हुआ, आपने देखा जीएस साइंस कहीं से भी उठा के दे रहे हैं और किसी भी लेवल का कुछ भी पूछ रहे हैं और पैटर्न भी रोज बदल रहा है। तो एक चीज के लिए आप समझ लीजिए कि ये वो विषय है, इंग्लिश तो अधिकतर लोगों की दुखती नस है, मैनेजमेंट नया विषय है। मैं वैसे देख रहा हूं कि कई सारे लोगों ने मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, और कई लोगों के लिए मैनेजमेंट भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट की लिस्ट में होगा। मैंने जैसा कहा कि मैक्सिमम लोगों के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, कई लोग का डिपेंड करता है, किसी का कुछ अच्छा, किसी का कुछ अच्छा नहीं। बट ओवरऑल अगर बात करें, ये 4 विषय ऐसे हैं जहां पे अक्सर लोगों को दिक्कत आ सकती है, या अधिकतर, क्योंकि एक तो इनकी सीमा नहीं है भाई, साइंस है, जीएस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये तो डिपेंड करेगा पेपर को देखकर कि आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं, यहां पे आप पक्का ये समझ लीजिए कि इनमें आप 90% नंबर तो ला सकते हो। अगर 200 नंबर की परीक्षा है तो आप समझ लीजिए कि 90 से 95 नंबर आप इन विषयों की सहायता से आराम से ला सकते हो, अगर आप पिछले 1 2 3 महीने से भी बहुत सीरियसली पढ़ रहे हैं तो, और आ जाएंगे, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। लेकिन इनका ध्यान रखना है। अब भाई ये नंबर तो ले आओगे, इनको आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना है। यहां पे ना आप 90% लाए, लेकिन अगर आपने यहां पे 70-80% नंबर भी ले आए तो आपके सिलेक्शन के बहुत हद तक चांसेस हैं, क्योंकि फाइट इनमें ही रहेगी। तो यहां पे आप 100% ले आए, बहुत अच्छी बात है, 90% ले आए। लेकिन अगर आप मेरा सजेशन लेते हैं कि सर स्कोरिंग विषय किसको कहेंगे, तो ये विषय आपके स्कोरिंग रहेंगे। आपका हाईएस्ट जो मार्क्स खींचेगा वो यही खींचेगा, और इनकी प्रैक्टिस पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। तो ये तो एक आपका बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से होते हैं, वो आपको यहां पे बात समझ में आई। ठीक है, अब मैं इसके आगे मैं बहुत सारी चीजों का जवाब दूंगा, हो सकता है कि आपके अभी इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हो। मेरा बस एक ही निवेदन है, पूरा वीडियो एंड तक आप देख लेना, आपके हर क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूंगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आप बोलोगे सर इसके बारे में आप बताना भूल गए। हर छोटी चीज मैंने कवर करी है, बस पूरा सुनते जाना आप ध्यान से, आखिरी में आप बोलोगे और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि क्या आपको इस वीडियो ने हेल्प करी, कैसा लगा, क्योंकि बहुत मेहनत करी है, बहुत रिसर्च स्टडी के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूं। चलिए, अब ये जो आपके लास्ट 10 डेज है, अब एक काम करते हैं, हम इसको अंतिम 10 दिन नाम दे देते हैं कि भैया हमारे पास अब बचे हैं लास्ट 10 डेज, अंतिम 10 दिन। आपको याद हो तो मैंने पहले एक बार आपको एलआरपी का नियम बताया था, लर्न देन रिवीजन देन प्रैक्टिस। इन अंतिम 10 दिनों में सबसे ज्यादा जो महत्व है, जो शास्त्रों में बताया गया है, वो है प्रैक्टिस का। जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स, जितने ज्यादा टेस्ट पेपर्स लगाओगे, उतना आप सीखोगे। क्या गलतियां होने वाली मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली चीज याद रखिए, मेरा सजेशन है कि आपको 2 टेस्ट पर डे लगाना शुरू कर देना चाहिए। कई लोगों ने कर दिया है, नहीं करा है तो करना शुरू कर दो। 2 टेस्ट पर डे, 2 टेस्ट हर दिन आपको लगाना है, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रख लेना। अब आप बोलोगे सर 2 टेस्ट मतलब एक टेस्ट ही 3 घंटे का होता है। अगर एक टेस्ट 3 घंटे का हो गया तो 2 टेस्ट हो गए 6 घंटे के, फिर उसका एनालिसिस भी करना है, तो 8 घंटे तो इसी में चल जाएंगे। तो बिल्कुल जाएंगे, दिखती बात है। अगर आप 10 से 15 घंटे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन सब लोग ऐसे नहीं भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास इतना समय नहीं होगा। तो मेरा आपको सजेशन है कि अगर आप 2 टेस्ट नहीं लगा सकते तो आप 1 टेस्ट लगाइए, लेकिन 1 से कम में काम नहीं चलेगा। आपकी चाहे स्थिति जो हो, आप कहोगे सर मेरा तो अभी सिलेबस बचा है, मुझे तो अभी और पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 टेस्ट तो गिरी से गिरी हालत में आपको लगाना ही पड़ेगा डेली। और आने वाले 10 दिन की मैं बात कर रहा हूं, एज्यूमिंग दैट कि आपका एग्जाम फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में हो। एडमिट कार्ड्स और उसके बाद की रणनीति फिर अलग होगी, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल इस स्थिति में क्या करें, 1 टेस्ट डेली आपको लगाना है। अब इसमें 2 चीजें हैं। सबसे पहली चीज कि आप टेस्ट का एनालिसिस बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से करें। एनालिसिस के बारे में मैं पहले कई बार लेक्चर दे चुका हूं। क्या बन रहा है वो मैटर नहीं करता है, क्या नहीं बन रहा है और क्यों नहीं बन रहा है, इसको आपको एनालिसिस से पकड़ना है। आप एनालिसिस को खूब टाइम दीजिए, 1 घंटा 2 घंटा भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, एनालिसिस को टाइम दीजिए, क्योंकि वही आपके मार्क्स इंप्रूव करेगा। कई लोग टेस्ट लगाते हैं, एनालिसिस करते ही नहीं, देखते ही नहीं कि हमसे क्या नहीं बना, क्यों नहीं बना, टेस्ट लगाए जा रहे हो, आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे जब तक एनालिसिस अच्छा नहीं होगा। अगर एनालिसिस में दम है तो आपको हर अगले टेस्ट में पिछले टेस्ट से अच्छे मार्क्स दिखेंगे, गारंटी है मेरी। तो एनालिसिस को बहुत अच्छे से लगाइए, करिए, ये आपको सिखाएगा। इससे पता चलेगा कि किस विषय में क्या वीक है, किस पर काम करना है और किसका रिवीजन करना है, कौन सा चैप्टर मेरा अभी भी दिक्कत दे रहा है। मान लीजिए मैथ से आपको लगा कि यार चक्रवृद्धि ब्याज इतना पढ़ लिया फिर भी गड़बड़ हो रहा है, हर बार प्रश्न गलत हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज को रिवीजन और उसकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो टेस्ट के एनालिसिस से पता चलेगा कि दिक्कत कहां है, कौन से टायर में हवा कम है, ये एनालिसिस से पता चलेगा और ये बहुत जरूरी है। और दूसरी आपको सबसे खास बात बता रहा हूं, ये जो टेस्ट होते हैं ये आपको एक बहुत काम की चीज सिखाते हैं जिसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। आप अक्सर देखेंगे लोग एग्जाम, आपने बचपन में से आज तक खूब एग्जाम दिए हैं, आपने हमेशा एक ही चीज एग्जाम सेंटर से बाहर निकल के कही है कि पेपर बहुत अच्छा गया, बस समय कम पड़ गया। पेपर सबका बढ़िया जाता है, आप हमेशा देखना, किसी से भी पूछो पेपर कैसा रहा, मस्त रहा, बाद में भले वो फेल हो जाए लेकिन पेपर तो बढ़िया जाता है। यहां पर ध्यान रखें आप, अगर आप टेस्ट नहीं लगाते हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, आपको एग्जाम में पता ही नहीं चलेगा, आप 2 या 4 सब्जेक्ट में ही निपट जाओगे। आपका समय कैसे खराब हो जाएगा, कैसे निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं भाई, 3 घंटे को मैनेज करना सीखना है। 3 घंटे को कैसे सारी चीजों को प्लान करना है, किस विषय पे कितना समय देना है, ये सारी चीजें प्री प्लान करनी पड़ेगी, पहले से तय करना पड़ेगा। ये टाइम मैनेजमेंट आपको यहां पे सीखने को मिलता है। ठीक है, हर दिन जब भी आप टेस्ट लगाते हो, ये मानकर टेस्ट लगाओ कि आप एग्जाम दे रहे हो। पूरा 3 घंटे ईमानदारी से बैठो, उस समय आपका मोबाइल बंद रहना चाहिए, कोई कॉल अटेंड नहीं करना है, कोई बीच में खाते पीते देख रहे हैं लोग टेस्ट ले रहे हैं, कई लोग तो नींद लेकर टेस्ट, नींद ले लेते हैं फिर टेस्ट कंटिन्यू कर लेते हैं और कई प्रकार की ऐसी चीजें करते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आप ये माने कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, 3 घंटे अगर एग्जाम में होते तो क्या आप घूमते फिरते, क्या आप बात कर लेते व्हाट्सएप पर, नहीं करते। उस माहौल की अभी से आदत बनाइए जैसा माहौल आपको मिलना है। ध्यान रखिए मेरी बात, उस माहौल की आदत बनाइए, 3 घंटे बैठने की आदत बनाइए, 3 घंटे बिना मोबाइल, सब चीजों के बिना और पूरा फोकस के साथ टेस्ट लगाने की आदत बनाइए। ये चीज आप वहां पे सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, आपकी हार्ट बीट तेज होती है, आप बहुत नर्वस होते हो, टेंशन होता है, और ये हमेशा से होता रहा है और इस बार भी होगा। कई लोग बोलते हैं सर मुझे पटवारी के एग्जाम का बहुत टेंशन है। मैं उनसे पूछता हूं कि क्या इसके पहले तुमने अपने जीवन में स्कूल में एग्जाम दिए, कॉलेज में दिए, तब नहीं होता था? तब भी होता था। कोई भी इंसान होगा ना, एग्जाम के पहले नर्वस होना, टेंशन होना, ये एक नॉर्मल सिम्टम्स है, होना ही है। इनको आपको हैंडल करना सीखना है, इनको अपने दिमाग पे नहीं चढ़ने देना है। आगे कुछ बातें और बताऊंगा मैं आपको इससे रिलेटेड। तो फिलहाल आप समझिए कि ये जो टेस्ट है ये आपका टाइम मैनेजमेंट सुधारेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि पेपर देने के बाद आप क्या कहें, पेपर बड़ा इजी था, बस मुझसे बहुत सारी चीजें छूट गई, बनी नहीं, क्योंकि समय को मैं मैनेज नहीं कर पाया। तो टाइम को मैनेज करना सीखिए। और ये जो डेली टेस्ट है, 2 टेस्ट लगा लोगे ना, आपके अंदर अद्भुत चेंजेस आ जाएंगे आने वाले 10 से 12 दिनों के अंदर। 2 टेस्ट लगा लो, सोने पर सुहागा, 1 तो लगाना ही लगाना है। अभी मैं इतना ही कह के अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में चलूंगा। ठीक है,
एक सवाल कई लोगों का है, सर एडमिट कार्ड कब आएंगे, या एक सवाल है कि सर पेपर आगे बढ़ेगा क्या, बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैंने आज ही ऑफलाइन क्लास में एक सर्वे कराया, 90% बच्चे चाहते हैं कि पेपर हो जाए, 10% बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि पेपर की डेट आगे बढ़ जाए। आपकी क्या राय है मुझे बताना आप कमेंट में। मेरी पर्सनल राय यह है कि पेपर होना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि एग्जाम हो और समय पर हो, क्योंकि जिनको एग्जाम निकालना है वो आज भी तैयार हैं, पेपर अगर एक महीने आगे बढ़ गया वो तब भी निकाल लेंगे। पढ़ने वाले बच्चे तैयार हैं, जिनको नहीं पढ़ना है, जिन्होंने लेट चालू करा है, जो एग्जाम को लेकर सीरियस नहीं है, उनके लिए तो आप एक साल बाद भी एग्जाम लोगे तब भी वो यही कहेंगे कि एक महीना और मिल जाता। आप याद करिए स्कूल के टाइम में जब 10 दिन का गैप मिलता था कि आप 10 दिन पढ़ते थे? नहीं, आप एक दिन पहले ही पढ़ते थे। 9 दिन बस सोचते थे कि आज ये पढ़ना है, कल से पढ़ना है। 9 दिन आप मस्ती करते थे, पढ़ते एक दिन थे। एग्जाम बढ़ने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूं कि एग्जाम की डेट आगे बढ़े, एग्जाम होना चाहिए और आपका भी यही सोच होना चाहिए कि यार एग्जाम हो, ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तैयार हो चुके हैं लोग, सिलेक्शन वाले रेडी हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। एडमिट कार्ड कब आएंगे, बहुत बड़ा मुद्दा, टेलीग्राम्स पर हर जगह यही बात चल रही है, एडमिट कार्ड्स कब आएंगे। देखो एडमिट कार्ड्स कब आएंगे, आपको कई लोग यूट्यूब पे वीडियो बना के घबरा देते हैं, डरा देते हैं। मेरा आपको एक सजेशन है कि आप पढ़े लिखे लोगों की तरफ बर्ताव करना सीखें। एडमिट कार्ड कब आएंगे किसी को नहीं पता। एडमिट कार्ड कहां पे आएंगे सबको पता है कि व्यापम पीबी एमपीईएसबी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट पे आ जाएगा। जब आएगा हम वीडियो बना देंगे, सबको इंफॉर्मेशन वैसे ही पता चल जाएगी। तो आने के बाद तो पता चल ही जाएगा ना यार। अगर 15 तारीख को एग्जाम है या जब भी एग्जाम है, मेरा मतलब यह कि अगर एडमिट कार्ड, मान लीजिए एग्जाम की डेट पोस्टपोन नहीं होती है, एडमिट कार्ड एक हफ्ते पहले आते हैं, तब भी तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो इन चीजों के चक्कर में मत पड़िए कि कब आएगा तब हमारा मन लगेगा। पढ़ने वालों का मन लग रहा है, मेहनत करने वाले मेहनत कर रहे हैं, और केवल टाइम पास वाले लोग जो हैं बस एडमिट कार्ड कब आएगा पढ़िए, जब आएगा पता चल जाएगा। जिस दिन एग्जाम होना है उस दिन वो होगा, आप उसको क्या कर लोगे, एग्जाम डेट जो भी हो, एग्जाम देने तो जाना है, अपनी तैयारी पे ध्यान लगाइए। ये जो आखिरी के दिन होते हैं ना, इसमें बहुत भटकाव होता है। मैंने अभी एक दिन देखा एक ग्रुप पर और यूट्यूब पर भी, एक बच्चे ने वो तो पता नहीं किसने बनाया, पूरा व्यापम की वेबसाइट को एडिट करके उसने दे दिया कि यहां से जाके आप पटवारी के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। इस समय जो ये फेक कंटेंट बनाने वाला जो गिरोह है वो बहुत सक्रिय हो जाता है। तरह तरह की चीजें यूट्यूब पे डलेगी, वेबसाइट्स पे आएंगी, स्क्रीनशॉट वायरल होंगे कि ये ऐसा हो गया, पेपर लीक हो गया और एडमिट कार्ड जारी हो गए तो पेपर की डेट आगे बढ़ गई, ये सब चलता रहेगा। विनर्स के साथ आप जुड़े हैं, जब जो ऑथेंटिक चीज आएगी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो हम वीडियो बना के जानकारी दे देंगे। अगर हमने जानकारी नहीं दी तो ये समझ लेना कि अभी कुछ भी अपडेट नहीं आया है। और मेरा एक आपको बात निकली तो एक चीज और बता दूं, जितना दिमाग को भटकने से बचाओगे उतनी पढ़ाई अच्छी होगी। आप 17 प्रकार के वीडियोस देखते हो, यूट्यूब पे गए, पढ़ने के वीडियो को देखते देखते कहीं से कहीं निकल गए, पता ही नहीं चला। इन 10-12 दिनों में या एग्जाम तक अपने आप को कंट्रोल कर लो यार, अपने आप को थोड़ा सा ना अपने ऊपर लगाम बांध लो कि बस पढ़ना है, जरा भी इधर उधर भटके तुरंत उससे वापस आना है। आप 17 प्रकार की चैनल्स पे जा रहे हो, आपने 4-4 8-8 कोर्स खरीद लिए, हजारों पीडीएफ का कलेक्शन कर लिया, सब का ढेर लगा लिया, पढ़ा कुछ नहीं जा रहा है। मेरा आपको एक सजेशन है कि किसी एक प्लेटफॉर्म को फॉलो करिए, चाहे यूट्यूब पर, चाहे एप्लीकेशन में, चाहे कहीं, उसी के साथ आगे बढ़िए, तभी आपका दिमाग संतुलित रहेगा। नहीं तो आप पागल हो जाओगे। पटवारी बनो ना बनो लेकिन पागल बन जाओगे, आप पागल हो जाओगे, ये जरूर हो सकता है। आपको लगता है कि विनर्स इंस्टीट्यूट एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, इसी के साथ आगे बढ़िए। विनर्स एप्लीकेशन पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसी के साथ आगे बढ़िए। किसी भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ेंगे, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा और अगर आप मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन 100% होना है। तो अपने आप को भटकने से बचाइए। और एक बात मैं बोल देता हूं, विनर्स इंस्टीट्यूट आपका एग्जाम तक और सिलेक्शन तक साथ देगा, ठीक है, चाहे कितना भी कुछ हो जाए। एग्जाम्स होंगे, उनके एनालिसिस होंगे, सारी चीजें होंगी। आपको पता है कि इतने सारे इंस्टीट्यूट में एकमात्र इंस्टीट्यूट है जो एग्जाम के लास्ट डेट तक आपका साथ देगा। आज भी आपके हर प्रकार के समय में हम साथ खड़े, आगे भी आपका साथ देंगे।
तो मेरा सजेशन है कि अगर आपको लगता है विनर्स एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसी के साथ आगे बढ़िए, भटकना बंद करिए। और हमने कितनी सुविधाएं आपको फ्री में दी हुई है, मैं वो भी आपको गिनाऊंगा। कई लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि जिनसे आपकी तैयारी कितनी शानदार हो सकती थी और अभी भी कर सकते हो, वो मैं बताऊंगा। तो मेरा सजेशन है, भटकना बंद करिए, अफवाहों से बचिए, सब जगह से म्यूट कर दीजिए, सब नोटिफिकेशंस ऑफ कर दीजिए। पूरा आपका कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। आपको यह कहना चाहिए कि यार किसी की ताकत नहीं है जो मुझे डिस्टर्ब कर दे, जब तक मैं डिस्टर्ब होना नहीं चाहूंगा तब तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये आपका आपका ये मूल मंत्र होना चाहिए कि मैं जो पढ़ना चाहूंगा वो पढ़ूंगा ना। मेरे सामने कुछ आ जाए, अचानक कोई लिंक आ जाए, कहीं का वीडियो खुल जाए, वो तो मेरे ऊपर है ना, मैं देखना चाहता हूं कि नहीं चाहता हूं। तो अपने आप को कंट्रोल करना सीखिए, भटकने से बचाइए। ठीक है, आगे मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, आपके लिए एक बहुत प्यारी चीज मैंने निकाली है। ये आप सबके साथ कई बार आपने ये दृश्य देखा होगा, है ना। एक छोटी सी केस स्टडी में आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि इस समय जो आपकी हालात है वो इस घटना से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं तो ये बेचारा प्राणी सबसे ज्यादा मरता है। आपको भी पता है, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स में अगर मौत होती है तो वो कुत्ते की मौत होती है। हम बोलते हैं ना, कुत्ते की मौत मरेगा ये। और अगर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट में कोई प्राणी मरता है तो यही मरता है। ऐसे ही एक बार रिसर्च हुई कि भाई आखिर ऐसा क्या कारण है, दुनिया में हजारों जानवर हैं, ये बेचारा यही क्यों मरता है हमेशा। और आप भी इस चीज को अपने जीवन से और अपने घटनाओं से रिलेट करेंगे। जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च करी कि भाई ऐसा क्या है कि कुत्ता ही सबसे ज्यादा मरता है, सबसे ज्यादा ट्रक के नीचे, कार के नीचे यही दबता है, तो पता चला इसके रिएक्शंस, इसकी एक्टिविटी को ट्रैक करा, और आपने भी देखा होगा कि हमेशा कुत्ता मरता है कंफ्यूजन के कारण, हमेशा कुत्ता मरता है भटकाव के कारण, हमेशा ये मरता है गलत डिसीजन के कारण। आप जब भी देखना, ये हमेशा तभी भागेगा जब गाड़ी आएगी। अगर रोड खाली है तो अक्सर ये भागेंगे नहीं, जैसे ही कोई गाड़ी आएगी तभी भागेंगे। दूसरा, गाड़ी के सामने जाके ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं उस तरफ जाऊं या वापस लौट जाऊं। और ये अक्सर क्या करता है, यहां पे आने के बाद पहले तो 2 सेकंड कंफ्यूज होता है और ये सोचता है अरे गलत डिसीजन ले लिया, वापस चलो, इतने में तो गाड़ी उड़ा देती है। अगर ये भागता रहे तो पार हो जाए, लेकिन यहां आके ये कंफ्यूज हो जाता है, यहां आके भटक जाता है कि अब मैं क्या करूं। और यही स्थिति कई लोगों के साथ होती है कि जब आपका सबसे क्रीम टाइम होता है, जब सबसे आपका महत्वपूर्ण समय होता है, आप उस समय एकदम भटक जाते हो कि मैं क्या करूं, क्या मैं सही जा रहा हूं, क्या पीछे जाऊं, क्या करूं, इतने में तो रवाना हो जाते हैं आप। तो इस बात को समझें, कंफ्यूजन आपको जो है ले डूबेगा, भटकाव आपको ले डूबेगा, ये मेरी बात आप याद रखिएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, स्कोर बहुत कम आ रहा है सर, हमारे स्कोर किसी के 100 ही आ रहे हैं, 110 ही आ रहे हैं। देखो आपका स्कोर, मैं 2 महीने पहले से बोल रहा हूं कि देखो टेस्ट लगाओ, चाहे नंबर कैसे भी आए, जितने टेस्ट लगाओगे उतने फायदे में रहोगे। और अभी भी आपको बोल रहा हूं कि स्कोर बढ़ाने का एकमात्र इलाज है टेस्ट। टेस्ट लगाओगे, ऑब्जेक्टिव्स लगाओगे, उस चैप्टर के ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, अपने आप स्कोर बढ़ेगा। और केवल टेस्ट लगाने से स्कोर नहीं बढ़ता है, एनालिसिस से जो है आपका स्कोर बढ़ता है। आपने रीजनिंग देखा, रीजनिंग में आपको लगा कि मेरे हमेशा ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस गलत होते हैं, तो आपको पता चल गया दिक्कत कहां है। ब्लड रिलेशन उठाओ, उसको रिवीजन करने की जरूरत है, रिवीजन करो, उसके 50-100 क्वेश्चन लगा लो, आपकी वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। ये तरीका होता है समस्या को निपटाने का। अक्सर लोगों की समस्या है कि वो समस्या से भागते हैं, वो सोचते हैं हाँ ये मेरी समस्या, इस पे काम करना है। अरे तुम्हारा एग्जाम पास में आ गया, अब कब करोगे? जो चीज आप पछताते होंगे कि यार कितने ही संडे खराब करे, कितने ही सैटरडे खराब करे, कितनी ही रातें खराब करी, कितने घंटे हमने खराब करे, काश उसका फायदा उठा लेते। तो आज अभी भी समय है, मैं बोल रहा हूं अभी भी जंग जीतने की संभावना है, अगर आखिरी के 10, 12, 15 दिनों में सुधर जाओ। और अगर समय मिल गया 1 आध महीने का तो और मजे की बात है। तो टेस्ट ही आपके मार्क्स बढ़ाएंगे। दूसरा, अगर सर मेरे 110 नंबर आ रहे हैं, मैं क्या करूं कि मेरे 180 आ जाए? देखो कोई जादू की छड़ी किसी के हाथ में नहीं है, कोई पुड़िया नहीं है कि तुम्हें खिला दे और नंबर बढ़ जाए। मेहनत करनी पड़ेगी,
टेस्ट लगातार लगाने पड़ेंगे, एनालिसिस लगातार अच्छा करना पड़ेगा, अपने जो कमजोर विषय हैं, कमजोर टॉपिक्स हैं, उन पे काम करना पड़ेगा। मेहनत करे बिना स्कोर नहीं बढ़ेंगे। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलेगी। ऐसी कोई शॉर्ट ट्रिक, कोई शॉर्टकट, कोई पुड़िया नहीं है कि आप अचानक 110 से 180 पे पहुंच जाओ। मेहनत, मेहनत और मेहनत, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है जो आपको आगे बढ़ा सके। और जो नियम कायदे में सिखा रहा हूं, इनको भी अभी कर लोगे तो काफी इंप्रूवमेंट आप देख लोगे आने वाले 10 दिनों के अंदर। चलो, अब एक सज्जन ने यह बोला है कि सर 15 दिन पहले मैंने तैयारी करी और मुझे 10-15 दिन के अंदर एग्जाम निकालना है। ऐसा कोई मूल मंत्र बता दो कि मैं 15-20 दिन की तैयारी में एग्जाम निकाल लूं। तो ऐसे अगर आप हैं कि 15 दिन पहले जागे हैं और अभी भी नहीं जागे, अब जागे हैं और आप सोच रहे हो कि 15 दिन पढ़ के मैं सिलेक्शन ले लूं, तो ये सफलता किसी इंसान से आपको नहीं मिल पाएगी। कोई इंसान आपको सफल नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब आपकी सफलता भगवान के हाथ में ही है। अब भगवान के भरोसे ही काम हो पाएगा। जैसे होता है ना, कई बार जब अस्पताल में कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो जाता है तो डॉक्टर भी क्या बोलता है कि अब तो सब भगवान के हाथ में है। तो आप अब उस स्टेज पे हो कि अगर आपको 15 दिन ही पढ़ना है और आपने इसके पहले पढ़ाई नहीं चालू करी है, तो पहला सजेशन है कि किसी मंदिर में रोज माथा टेकना चालू करो, एक अगरबत्ती लगाओ और अब सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। क्योंकि जिनको मेहनत करके सिलेक्शन लेना था वो तो बेचारे लगे पड़े पिछले 2-4 महीने से। जो अब जागे हैं, आपका केस अब भगवान ही देख पाएगा, कोई इंसान आपको अब पार नहीं लगा सकता। ठीक है। और जो लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं उन्हें निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये अगली समस्या, सर पढ़ा हमने बहुत सारा है, एक तरफ ऐसा लगता है कि सब कुछ आता है, सब बन जाता है, लेकिन एक तरफ ऐसा भी लगता है कि कुछ नहीं आता। मुझे एक बात बताओ, क्या ये पहले नहीं होता था? स्कूल में ऐसा नहीं होता था क्या? आप ना पुरानी सारी चीजें भूल चुके हो। जो चीजें आपके साथ स्कूल टाइम में होती थी वही चीजें अभी हो रही है। आप वहां पे क्या करते थे याद करिए। एग्जाम एक ऐसा प्रेशर होता है जहां पे ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अंत में सब अच्छा ही होता है। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत करी है, अगर आपने बहुत मेहनत करके सारी चीजों को सीखा है, मैं बता रहा हूं आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आप खुद पे भरोसा करना सीखिए, है ना। ज्यादा अपने को डाउट की स्थिति में नहीं डालना है। बहुत ज्यादा नहीं सोचना है कि अगर मेरा पेपर नहीं, कई लोग तो पेपर दिए बिना मान चुके हैं कि मेरा पेपर नहीं निकला तो मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी। अरे पेपर तो होने दो यार, पेपर होने दो, देखते हैं क्या होता है, फिर तय होगा ना। अभी से कैसे तय कर लोगे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी? पेपर होने दीजिए, भरोसा रखिए अपने आप पे। हमेशा असफलता के बारे में नहीं सोचना है। मैं पहले भी बता चुका हूं, जैसा सोचोगे वैसा होगा। क्या आप चाहते हो कि पेपर ना निकले? आप बोलोगे नहीं सर ऐसा कौन चाहता है, तो फिर सोचते क्यों हो? अगर आप चाहते हो कि एग्जाम मेरा निकलना चाहिए, सब अच्छा होना चाहिए, तो अच्छा सोचिए। आज ही मैंने एक क्लास में भी कहा था कि अच्छा सोचने से भले अच्छा ना हो, लेकिन बुरा सोचने से बुरा 100% होता है। पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव ना हो, लेकिन नेगेटिव सोचने से नेगेटिव 100% होता है। अगर आप अपना रिजल्ट नेगेटिव नहीं चाहते हैं तो नेगेटिव सोचना बंद करिए, मेहनत करिए, समय दीजिए आप अपनी पढ़ाई को, जितना अपना बेस्ट कर सकते हैं। आप 8 घंटे पढ़ पा रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा नहीं कि 15 घंटे वाला ही सिलेक्शन लेगा और 6 घंटे वाला नहीं निकालेगा। मैं आपको एग्जाम के बाद, फाइनल रिजल्ट के बाद लोगों से मिलवाऊंगा जो बताएंगे सर मैं तो 6 ही घंटे पढ़ पाया, कोई बोलेगा सर मैंने 15 घंटे पढ़ाई करी। सिलेक्शन दोनों का हुआ। मैटर ये नहीं करता है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं। मैटर ये नहीं करता है कि आपको कहां जाना है, मैटर ये करता है कि आपका रास्ता कैसा है। तो रास्ता तय करता है कि आप कहां पे कितनी जल्दी पहुंचने वाले हैं। अपने ऊपर भरोसा रखिए, ईमानदारी से मेहनत करिए, पेशेंस रखिए, कूल रहिए, टेंशन लेकर नहीं जीना है। और ये नहीं सोचना है कि ये एग्जाम आखिरी है जीवन का, या ये जीवन का एक आखिरी अवसर है, इसके बाद पता नहीं हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी।